जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत को मुस्तहकम करने और पैदावारी शोबे को सहारा देने के लिए रोशन मईशत पैकेज का ऐलान कर दिया है। इस पैकेज के तहत सनतों और किसानों को आइंदा 3 बरस तक 22.98 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से रियायती निरखों पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इस रियायती बिजली का बोझ ना तो घरेलू सार्फिन पर डाला जाएगा, ना ही किसी दूसरे शोबे पर। यह इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब तवानाई की बढ़ती लागत और पैदावारी अखराजात में इजाफा और बरामदी मसाबकत में कमी पैदा कर दी गई है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पैकेज सनत और ज़राअत की ज़िंदगी, सनत और ज़राअत को नई ज़िंदगी देगा और इसके हालात बेहतर करेगा, सनतें मज़ीद चलेंगी और किसानों को सहूलत होगी। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है आसिफ इनाम साहब ने। आप साबिक चेयरमैन है एप्टमा के और इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट FPCCI के। आसिफ इनाम साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ इनाम साहब, आप क्या समझते हैं कि वज़ीर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो रोशन मईशत पैकेज का ऐलान किया गया है, उन्होंने कहा है कि इजाफी बिजली जो है वो 22.98 पैसे के हिसाब से जो है वो फराम की जाएगी सनतों को भी और किसानों को भी। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो रोशन मईशत पैकेज है ये सनतकारों के मसाइल के हल की तरफ कोई आम किरदार अदा कर सकेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त देखिए हमें बहुत सारे किस्म के मामलात ने घेर रखा है जी। कि जैसे स्पेशली साउथ में बिजली के रेट तो कम हुए तो साथ में गैस के बढ़ गए, तो जिनके पास बिजली नहीं थी उनको बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है। इसी तरीके से नॉर्थ में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जो गैस पे चल रहे थे, जी। तो वो थोड़ा सा एग्रीगेट हुआ। दूसरे बहरहाल ये कमी तो खुश आमदीद है, मगर इसमें जो एक प्रॉब्लम है कि जो एडिशनल यूज करेगा यूनिट सिर्फ उसी को मिलेगा। सही। तो अब अगर कोई यूनिट पूरी कैपेसिटी पे चल रहा है तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। दूसरे एक यूनिट अगर 22 रुपए की एक यूनिट आधा चल रहा था वो पूरा चल गया तो वो 22 रुपए की बिजली यूज कर रहा होगा, और सामने अगर कोई जो 32 या 40 रुपए पे चल रहा है वो बंद हो गया, तो आपको नेट इम्पैक्ट जो है वो उसका शायद उतना ज्यादा न मिले। एक्चुअली अगर आप अपना बिजली का बिल देखें हम लोग, तो उसमें 32 रुपए में से 18-19 रुपए तो कैपेसिटी पेमेंट है। तो हमारा डिलेमा ये है कि इस वक्त हमें जितनी कैपेसिटी हम इंक्रीज कर सकें उतना हमारा ऑटोमेटिक बिल कम हो जाएगा। यानी आज हमारा बिजली का इस्तेमाल डबल हो जाए तो हमारा बिजली का रेट जो है वो खुद ब खुद जो है वो तकरीबन को 18 रुपए के करीब चला जाएगा। सही। प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी नहीं हो रही और बिजली की कंजम्पशन जो है वो 8-10% माइनस ही हुई है 3-4 साल में बजाय बढ़ने के। सही। जबकि इसके बरक्स हमारा जो टोटल कंजम्पशन है वो 20-22 हज़ार है, और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया उसकी खाली ग्रोथ 20,000 मेगावाट हुई है। सही। सही। तो इसका मतलब है कि हम दुनिया में बहुत पीछे हो रहे हैं, और ये तो एक ऐसा इक़दाम है, मगर ओवरऑल टैरिफ जो है ना वो कम करने की जरूरत है कि ये अब 6-7 सेंट से ऊपर का काम चलने वाला नहीं है। दुनिया में रोज टैरिफ कम हो रहा है, अब बढ़ना तो पॉलिटिकल्स वगैरह इशू की वजह से यूरोप में बढ़ा है, वरना उसके अलावा बाकी दुनिया में तो टैरिफ रोज बरोज कम हो रहा है। सही। अच्छा, अभी जो आप जैसे आप बता रहे हैं कि ये बिजली के महंगी होने की वजह से आपको मसाइल का सामना है, तो खपत भी कम हो रही है बिजली की, आपने खुद ही बताया। अगर बिजली की खपत कम हो रही है तो हमने तो IPPs को पैसे उस हिसाब से देने होते हैं, हमारे पास तो बिजली पड़ी हुई है, तो हुकूमत इस तरफ क्यों ऐसा मंसूबा नहीं दे रही कि जिससे, जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, सबको सस्ती बिजली दी जाए, तो इस तरफ इकदामात कैसे हो सकते हैं? और फिर ये जो खास तौर पे इन्होंने बिजली का पावर का जो सेक्टर है इसको रेगुलेट किया हुआ है, अगर ये डीरेगुलेट कर देते हैं तो क्या हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? जी, इसमें डीरेगुलेट करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने रेगुलेट कर लिया कि जी सारी बिजली मैं खरीदूंगा और इतने में खरीदूंगा। सही। तो एक्चुअली तो 2003 में जो आखिरी प्लांट लगे थे उस वक्त डिसाइड हुआ था कि डीरेगुलेटेड प्लांट ही लगेंगे जो अपनी मार्केट में बेचेंगे। बट वंस गवर्नमेंट हैज बॉट ऑल द पावर, या तो इसको डीरेगुलेट करें, इनको कहेंगे भाई हम आपसे कोई पावर नहीं ले रहे, आप जाएं बाजार में बेचें, जो बिकेगी नहीं, वरना इतने लगते ही नहीं ना। अगर आपकी डीरेगुलेटेड इकोनॉमी होती तो आपके 20-25 हज़ार की डिमांड के सामने कोई 70,000 लगाता ही नहीं। सही। हुकूमत को तो ये हाइडल वाइडल इस टाइप के बड़े प्रोजेक्ट न्यूक्लियर ये करने चाहिए थे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट विंड ये सब भी जिसकी कैपेसिटी हम दे रहे हैं वो तो नहीं करने चाहिए थे। सही। अच्छा, ये जो सोलर एनर्जी की तरफ इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, अब हम जिस तरफ भी जाए इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो हर छत के ऊपर हमें बड़े बड़े जो वो सोलर एनर्जी के यूनिट लगे नजर आते हैं, तो ये जो सोलराइजेशन हुई है क्या इसने कोई सहूलत पैदा की है सनतकारों के लिए?
जी, थोड़ी कॉस्ट कम हुई है और आप ये समझिए कि हमें तो अल्लाह के बाद ये सोलराइज़ेशन जो सस्ती हुई है, हम्म। उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि इसकी वजह से अगर हम 32 रुपए की बिजली लेते हैं, तो हमें 28 की पड़ जाती है, और अगर हम्म। किसी की कॉम्बिनेशन है गैस बिजली की, तो हम्म। उसको 29 रुपए की पड़ जाती है। सही। वरना तो आप ये समझें कि 20% सोलर इस्तेमाल करके हम्म। 80% बिजली की जगह पैदा हो गई। वरना सही। तो और कंजम्पशन जो है वो ड्रामेटिकली कम होती। सही। जबकि हमने देखा है कि इसको सोलर को खासा बुरा कहा जा रहा है हम्म। हुकूमती सर्कल से, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी पेमेंट उन्हें करने हैं। सही। मगर एक्चुअली तो ये नेमत है, और अगर ये नहीं होता एवरेजिंग में, तो हम्म। लोग कब के बंद हो चुके होते। सही। अच्छा, इस वक्त जो इंडस्ट्री सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर रही है, ये डायरेक्ट खुद ही पैदा करके खुद इस्तेमाल कर रही है कि थ्रू ग्रिड ही ले रही है, जो ऑलरेडी हुकूमत ने सिस्टम लगाया हुआ है? जी, ग्रिड का जो लिमिटेशन है वो 1 मेगावाट है। तो अच्छा। 1 मेगावाट तक लिमिट अलाउ है रिवर्स मीटरिंग करना। सही। तो बड़े प्रोजेक्ट्स को तो खासतौर पे जो मेगावाट से ऊपर हैं उनके लिए, तो जो मोस्टली हमारे 99% टेक्सटाइल मिल हैं जो मेगावाट से ऊपर है, तो उनके पास तो तकरीबन रिवर्स मीटरिंग का कोई है नहीं। हमने 3-4 साल पहले कोशिश की थी कि सही। इसको 5 मेगावाट तक कर दें, ताकि रिवर्स करके यूज कर सके। बहरहाल अभी तक इस तरफ हुकूमत नहीं आ रही है। जी, अच्छा। अब तो देखिए ये जी। अब प्रॉब्लम है चिकन एंड एग वाली। सही। जब तक गवर्नमेंट सस्ती नहीं करेगी आपकी, और सस्ती भी फॉर अ होराइजन ऑफ 5-6-7 ईयर्स। सही। देखिए, अब ग्रीन फील्ड के लिए अगर गवर्नमेंट ने कहा है हम आपको 22 रुपए देंगे, तो ग्रीन फील्ड का मतलब है 2.5 साल तो प्रोजेक्ट लगने में लग जाएंगे। बिल्कुल सही तो कह उसको रहे 6 महीने टैरिफ मिलेगा, तो बहुत सारी चीजें। एंड अभी इसकी डिटेल्स भी आ रही है, तो डिटेल आने के बाद इसमें सही तबसरा हो सकेगा कि इसमें कितने लोग मुफीद फायदा उठा सकेंगे, कितने बंद यूनिट चल सकेंगे। सही। तो एंड आई थिंक सो, अगर मतलब ये अलोन इट्स नॉट इनफ। सही। बिजली में सही। तो ड्रामेटिक 6-7 सेंट लाना पड़ेगा। सही। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या ऐसे मसाइल हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री दिन ब दिन बंद हो रही है और ख़ास तौर पे मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ से वाइंड अप हो रही हैं? क्या वजूहत है? क्या यूटिलिटीज महंगा होना ही मसला है, रेगुलेटरी अफेयर्स का कोई इशू है, या कोई और मामलात हैं कि दिन ब दिन पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री बंद होने जा रही है? देखिए, एक तो जब इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाती है ना, तो वो बताते खुद एक मामला मजीद खराब होता है। ठीक है। जैसे आपने देखा कि अगर हमारी 3 साल में बिजली की कंजम्पशन नहीं बढ़ी और कैपेसिटी ऐड होती गई, तो वो एग्रीवेट होती गई ना सिचुएशन। जी बिल्कुल। तो जब आप तेजी से डेवलप हो रहे होते हैं, तो बहुत सारे आपके ऐप भी छुप जाते हैं, और कभी कभी ऐप खुल भी जाते हैं सही। कि अगर सही। किसी चीज की शॉर्टेज वगैरह हो। जी जी तो बिल्कुल। अब बाहर जाने में टैक्सेशन का बहुत बड़ा हाथ है। सही। फिर ऑलरेडी इनमें से बेशतर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग तो सेमी फिनिश प्रोडक्ट में बाहर ले गए थे। सही। तीसरा, आपको पता है कि अंडर इनवॉइस, ये अब आप देखें कि टेक्सटाइल की इतनी बड़ी स्कीम थी EFS, उसमें कितना बड़ा मिसयूज हुआ है। खाली 2 आइटम में मतलब मेरे ख्याल में 70-80 अरब का जो है वो मिसयूज एक्सपेक्टेड है। वो तो एग्जैक्टली तो गिना नहीं किसी ने। इसी तरीके से अब जैसे आप मुल्क में बटन भी बनाना चाहें, तो आप ड्यूटी पेड प्लास्टिक से बटन बनाएंगे, आप एक्सपोर्टर को बेचेंगे, तो वो बटन बिकेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ड्यूटी फ्री मंगा रहा होगा। अब वो ड्यूटी फ्री मंगा के अगर मुल्क में भी बेच दे, तो आपके पास ना लोकल का बटन, ना बाहर का बटन। हमने तो ये सब चीजें होती हुई देखी है। बचपन में हम देखते थे हर चीज मुल्क की बनी हुई होती थी, आज हर चीज ही बाहर की बनी हुई है। सही। सही। अच्छा, ये जो रुझान चल गया इंपोर्ट की तरफ, क्या हमारी इंडस्ट्री फेल है, वो बना नहीं पा रही, या इंपोर्टर स्ट्रांग है कि हर चीज बाहर से? आप देखें, खिलौने देख लें, आप एनके देख लें, और ऐसे यानी कि रोजमर्रा की आम चीजें, वो जो जहां हमारे लाहौर में गली महल्ले में बनती थी, कॉटेज इंडस्ट्री थी, बड़े होते थे यहाँ शालमी, लेकिन अभी आप शालमी जाएं तो रात को आपको सैकड़ों ये कंटेनर नजर आते हैं। क्या हमारी प्रोडक्शन वीक हो गई है या इंपोर्टर स्ट्रांग हो गए? जी, देखिए, अब हमारा जो पीक था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो सन 1992 में मेरे ख्याल में 24 या आज ही मैं फिगर देख रहा था, अनफॉर्चुनेटली मेरे जेहन में नहीं रहा, 24 या 36% हमने इंडस्ट्री का पीक देखा टू GDP। 1992 था ये तो साल मुझे याद है। उसके बाद अब हम घटते घटते 13-14% पे हो गए। 14% ऑलरेडी 56% टैक्स दे रहा है। तो आप मुझे बताएं उसका असर क्या होगा, मतलब वो प्रोग्रेस करेंगे कैसे? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो ये फिर यूटिलिटी देंगी। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस पे टेक्सटाइल की तरफ आते हैं। टेक्सटाइल में तो हम बड़े मेजर खिलाड़ी रहे हैं। क्या वजह हुई कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल हम बंद करवा बैठे हैं? हमारा बहुत अच्छी एक्सपोर्ट थी, बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट थी, इसके जरिए हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही थी, फिर क्या वजूहत बनी कि टेक्सटाइल मिल्स ही बंद हो गई? जी, इसकी तो खासी, इसमें तो मैं समझता हूँ कि टेक्सटाइल के शोबे में तो बहुत बड़ा हाथ है इसका
एनर्जी का सही। एनर्जी का बहरान, और एनर्जी के दोनों बहरानों से गुजरी है। एनर्जी अवेलेबिलिटी का भी बहरान जी है ना। बिल्कुल। देयर वर टाइम के जब 5 दिन पंजाब में या 3 दिन बिजली मिलती थी। एक सही। टाइम ऐसा हुआ कि बिजली और गैस की कॉम्बिनेशन जो है वो दोनों को मिला के चले, तो दोनों चीजें इसको फेस करनी पड़ी इनको, टेक्सटाइल को। इसकी अवेलेबिलिटी के भी क्राइसिस रहे और फिर उसके बाद अफोर्डेबिलिटी के भी क्राइसिस रहे। सही। तो अनफॉर्चुनेटली इन तमाम प्लस ये है कि हमारे जैसे बिटवीन 14 से 18 इंडिया ने हमें बहुत डंप किया माल, सही। और उन्होंने खुफिया रिबेट दे दिया न्यू मार्केट के नाम पे, और उसने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाह किया। यान और ये सब चीजें आके उस वक्त भी यही हो रहा था कि जी वो मंगाया कुछ 80 सिंगल और भेज रहे थे 12 सिंगल का माल। तो इस टाइप की चीजें उस वक्त भी हुई, वो बड़ी डस लगी। तो ये 3-4 साल है। अब कभी अब कपड़ा आप देखिए अंडर इनवाइस होके आ रहा है, बहुत सारी चीजें, एक चीज नहीं है, हमें मल्टीपल चीजों ने मारा है। हमें अनफॉर्चुनेटली अफगान ट्रांजिट ने इंडस्ट्री को खत्म सही। किया, हाँ बिल्कुल फिर सही उसके कह रहे बाद हैं। आपके मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटी फ्री स्कीमों ने खत्म किया, सही। फिर उसके बाद अब अंडर इनवाइस ले ले। ये मतलब इट्स चैलेंज है इंडस्ट्री को चलाना, और सही। ग्रेजुअली उसका श्रिंक होता जा रहा है शेयर। सही। अच्छा आसिफ इनाम साहब, कोई ऐसा कानून बन सकता है, कहीं ऐसी मिसाल है कि जो इंडस्ट्री प्रॉपर मुल्क के अंदर मौजूद है उसकी प्रोडक्शन बाहर से इंपोर्ट ना हो, उसके ऊपर इंपोर्ट होने पे पाबंदी लग जाए या उसके ऊपर इतना टैरिफ लग जाए कोई इंपोर्ट कर ना सके, क्योंकि अपनी जो मुल्की सनत है उसको बचाने के लिए इस तरह के कोई कानून लाए जा सकते हैं? जी वो हैं मौजूद सारे। देखिए ड्यूटी के सारे बाईपास हैं कि कोई भी एक्सपोर्ट के नाम पे मंगा लेता है, वो जो मर्जी मंगाए। कुछ जेन्युइन न्यूज़ भी है और वो जस्टिफाइड भी है कि अब बहुत सारी चीज़ें जो मुल्क में बनती नहीं, या उसका बेस इतना बड़ा नहीं है कि वो बन सके। होना ये चाहिए कि हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होने चाहिए, सही। जैसे कि जो चार दीवारी के अंदर हो। हमने बिल्कुल। पूरे मुल्क को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना दिया है कि जिसके अंदर जिसकी मर्जी जो चाहे जिस जगह मतलब किसी भी गांव में जाके मैं कहूँ कि जी मैंने फैक्ट्री लगाई हुई है, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ चीजें, तो मुझे ड्यूटी फ्री ला के मैं ले जाऊँ घर, सही। तो वो अलाउ नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में जोन होते हैं, आपकी 70-80% एक्सपोर्ट है, आपका मुल्क में होने का काम ही नहीं है, सही आपका कह रहे काम ही एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में होना है। सही। अच्छा आसिफ इनाम साहब, जो गैर ज़रूरी इंपोर्ट है, जैसे आजकल गाड़ियां, बड़ी महंगी तरीन गाड़ियों को इंपोर्ट किया जा रहा है गैर ज़रूरी तौर पे, तो क्या ये मुल्की मईशत के ऊपर बोझ होता है या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए वो एक तो फैक्टर ये है कि जी हमें ड्यूटी मिल जाती है, हमें फलाह हो जाता है, ये तो गवर्नमेंट मगर मैं सेक्टर की बात है, नॉन को मिल जाती है, ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आता है? जी मेरे अपने हिसाब से तो ये इट्स अ बैड ओमन। मतलब हमारा मुल्क अगर कमज़ोर है तो हमें भी अपने आप के अंदर जो है वो किफ़ायत शारी और मतलब अपने आप को हम पोस्ट क्या कर रहे हैं कि जी हम इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, हमारे आगे पीछे 3 डाले चल रहे हैं। व्हाट वी वांट टू प्रूव कि भाई हम मतलब हमारा लाइफ स्टाइल भी हमें थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि हमारे मुल्क के, चलो आप 100 पे रह रहे हो तो कम से कम 75 पे तो रहो, सही। तो सही। ताकि मुल्क के साथ कंट्रीब्यूशन, मतलब एक जो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए कंट्री के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा आसिफ इनाम साहब, हमारे यहाँ बेसिक इंडस्ट्री का रवाज बहुत कम है, जैसे टेक्सटाइल में था कि यहीं से कपास है और उससे आप आगे प्रोडक्शन कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। जिस तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देखा जाए, बाकी इंडस्ट्री को देखा जाए, पहले वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके फिर उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कम्पीट नहीं करते। तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों ने बेसिक इंडस्ट्री क्यों ना लगाई? क्या कोई वसाइल की कमी है, कुछ या रेगुलेशंस का इशू है, या फिर अगेन यूटिलिटीज का मसला है? जी आई थिंक सो। इसके अंदर तो सबसे बड़ा मसला यूटिलिटीज का है। फिर बड़े प्लांट्स के अंदर हमने देखा कि जो कंपटीशन है बाहर से, देखिए प्लांट जब आप लगाते हैं तो आपके पास कोई गलती गुंजाइश जो है वो बहुत कम होती है, वो बड़े कर्जों पे लगे होते हैं। अगर 2-3 साल आपको बिजली का रेट और गैस का रेट ठीक कराने में लगे तो वो प्लांट फारिग हो जाते हैं। सही। और इसी वजह से आप देखें कि कोई भी एक सीमेंट की मिसाल सामने है, वो हमारे लोकल रॉ मटेरियल पे उन्होंने बहुत एफिशिएंसी की है, हर चीज में मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने कमाल कर दी है, हीट रिकवरी से लेकर हर चीज करके, और वो इंटरनेशनली बहुत कम्पिटिटिव है, मगर वो हर इंडस्ट्री उस लेवल की नहीं है कि वो उसको पहुंच सके। सही। अच्छा आसिफ इनाम साहब, जब एकदम जो पेट्रोलियम प्राइसेस और डॉलर की कीमत डबल कर दी गई PDM-1 में, तो ये कितना हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया हमारे इकॉनमी पे? जो हम बाहर से रॉ मटेरियल मंगा रहे थे, एकदम 150 के डॉलर से मुकाबले हम 300 के ज़ायद पे चले गए। तो क्या अभी भी ये सूरत हाल तो अभी जारी है? तो क्या इससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया है?
जी बिल्कुल, देखिए उस वक्त तो मल्टीपल मेरे ख्याल में पॉलिटिकल इश्यूज और दूसरी चीज़ें भी थी उसमें, मैं हुकूमत को तो खाली नहीं कहूँगा। और दूसरे हमें ये याद रखना चाहिए कि उस वक्त जो है वो $115 और $118 का तेल था, चाहे वो उससे हुकूमत आने से पहले हो या हुकूमत आने के बाद भी खासे अरसे सही। रहा। और उसमें जो सबसे बड़ा मसला था वो डीजल का जो डिफरेंस होता है पेट्रोल से, वो $15-20 होता है, जी बिल्कुल। वो बढ़ के $100 तक पहुंच गया था। और जो 115 पे हमें 125-30 का डीजल मिलना चाहिए था, वो जो है वो 200 तक चला गया था, सही। क्योंकि डीजल की शॉर्टेज और रिफाइनिंग शॉर्टेज और ये सब जो है वो मसले दुनिया में नजर आने लगे थे, उस पर स्पेकुलेशन हो रही थी। सही। अच्छा, पावर सेक्टर के हवाले से बड़ी हमने बात कर ली है कि मतलब मैं भी इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सब सवालात के जवाब में आपने यही कहा है कि यहाँ शॉर्टेज भी है और अब तो महंगा बहुत ज़्यादा है, यूटिलिटीज महंगी। ये क्या हाल देखते हैं? आखिर हम इसी तरह ही रहेंगे और अपनी इंडस्ट्री बर्बाद कर लेंगे, या इसका कोई हल भी आपको नज़र आ रहा है? जी हल है। देखिए हमारे पास अगर हम इसको हम करते रहें कि जी ये लग गए नहीं लगे, ये तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हमें ये करना चाहिए कि जी हम किस तरह जो है विद इन 3 ईयर 10,000 मेगावाट जो है वो कंज्यूम करें, विच विल बी ऑलमोस्ट 10-20%। उसके लिए जो टैक्स रिफॉर्म्स लानी है, उसके लिए जो तमाम चीज़ें हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, और ज़ाहिर बात है उसमें बहुत सारी चीज़ें लग सकती हैं। बंद इंडस्ट्री मेरे हिसाब से 2-2.5 हज़ार मेगावाट की चालू हो सकती है, जो इस वक्त बंद पड़ी हुई है। तो इस तरीके से नहीं है, मगर मतलब वो पीस मील नहीं होगा, वो तो एक कंक्रीट होगा कि जी बस हमने अब करना है। एंड देन एवरीबडी शुड शो द ऑस्टेरिटी, कि भाई सबका लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा सा नजर आए कि टैक्स है या नहीं, मगर हमने थोड़ा सा नीमा चलना है। सही सही। अच्छा आसिफ इनाम साहब, जो टैक्सों की सूरत हाल है, FBR की सूरत हाल है, यहाँ भी आए रोज़ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी इसके खिलाफ जो है वो काफ़ी तकरीरें होती हैं और काफ़ी परेशान देख रहे हैं तमाम जो लोग सनतों से और तिजारत से मुंसलिक हैं। तो ये FBR का जो मामला है दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है, आप क्या देखते हैं इस मामले को किस तरीके से सेटल किया जा सकता है? देखिए इसमें हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो तो बेस का है कि हम अगर 8 या 10% या 11% टारगेट दे रहे हैं तो टैक्स टू जीडीपी, जैसे मैंने अर्ज किया कि 14% जो है वो इंडस्ट्री है और वो 56% ऑलरेडी जो है वो टैक्स दे रही है। और उसकी वजह से वो किस तरीके से वो सेक्टर जो टैक्स कंप्लाइंट है वो कम होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं या बाहर चले गए, जैसे मल्टीनेशनल के केस में हुआ है। तो जो टैक्स कंप्लाइंट नहीं है वो ठीक है, उनको तो उल्टा डिफरेंस हो गया। तो ऐसे माहौल में हमेशा टैक्स कम से कम करके बेस ज्यादा करने की कोशिश होनी चाहिए। सही। तो अब हम टैक्स बढ़ाने से नहीं घटाने से शायद ज्यादा मिल जाए। सही। लेकिन ये तो यहाँ कहते हैं कि कारपोरेट सेक्टर के ऊपर 40% टैक्स है, तो फिर ये कोई FBR को कौन बताएगा, कौन नेगोशिएशन में जाएगा कि उनको बताए कि ये रेशियो अगर कम करें? क्योंकि हमारी भी जब सनतकारों से बात होती है वो यही कहते हैं कि टैक्स रेशियो बहुत ज्यादा है, कंप्लायंस मुमकिन नहीं है। जी टैक्स रेशियो तो बहुत ज़्यादा है, अनफॉर्चुनेटली यू हैव लिमिटेड यू कैन डू अबाउट इट। तो खैर इस वक्त टेक्सटाइल में तो मेजर लोगों के मसले तो लॉसेस के और टर्नओवर के हैं। मतलब एक आप देखें टर्नओवर का एक कानून था कि जी आप मिनिमम टैक्स दे दें, उसमें एक सहूलत थी कि आपको जब आगे चल के नफा हो तो आपका वो एडजस्टमेंट अलाउ हो जाता था। सही। अब उन्होंने पहले उसको 4 साल किया, फिर 3 साल किया, फिर 2 साल किया। तो 2 साल में उसकी पोजीशन हो गई, वो तो काम करने का टैक्स बन गया कि जी आपने 2 साल नुकसान किया तो वो आपके काम करने का टैक्स हो गया कि जी आपने काम किया तो आप टैक्स दें, नफा नुकसान से कोई ताल्लुक नहीं। वो और खतरनाक टैक्स है कि पहले लॉस फाइनेंस करो फिर टैक्स फाइनेंस करो। सही सही। अच्छा आसिफ इनाम साहब, अभी कोई 1 2 3 ऐसी कोई तजावीज़ दें जो कि आजकल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मईशत के हवाले में बात कर रहे हैं, जैसे कि ये रोशन मईशत पैकेज दिया है, और कोई 1 2 3 कैसे इकदामात हो जाएं ताकि ये जो सनत व तिजारत है इसकी रिवाइवल हो सके? जी देखिए हमारे माशाल्लाह गौर एजाज साहब हैं, सिम तनवीर साहब हैं जो हम लोगों के ग्रुप लीडर हैं, उन्होंने पूरा थिंक टैंक बना के जो 3 चीज़ें बताई हैं वो यही बताएं, जो एनर्जी सबसे पहले, ताकि उससे हमारे और दूसरे मसले कैपेसिटी पेमेंट वगैरह और सब डायनेमिक तरीके से हल हो सके। दूसरा इंटरेस्ट रेट है, और तीसरा ये कि इस टाइप की स्कीम्स की ऑब्जर्वेशन के मतलब मिस यूज़ नहीं हो। अगर
चीज को प्रोटेक्शन है। देखिए प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि मैं रॉ मटेरियल मंगा रहा हूँ, मैं उस पर 5% ड्यूटी दे रहा हूँ, मेरा फिनिश गुड आ रहा है, उस पर 10% ड्यूटी है, सारा कैस्केडिंग होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, अगर फिनिश गुड ही अंडर इनवॉइस होके आ जाए या गलत तरीके से आ जाए तो मेरा इंडस्ट्री 5% नेगेटिव पे चढ़ी होगी। सही सही सही। जी बहुत शुक्रिया आसिफ इनाम साहब, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं अपने मेहमान आसिफ इनाम साहब का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।